9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा खतरनाक हादसा होता है जिससे पूरा देश हिल जाता है। बट इस हादसे के कारण ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की मांग क्यों हो रही है? आखिर क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए वो चौंकाने वाले फैक्ट जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एंड कोलकाता पुलिस के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाते हुए इस रेप के मैटर को भारत के संविधान का वायलेशन बताया है। दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब जानते हुए इस पूरे केस को आसानी से समझने के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पहले हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि आखिर 9 अगस्त की रात क्या हुआ था। नंबर 2, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे कि आखिर मर्डर के बाद हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस एंड ममता गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिससे प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया एंड हाई कोर्ट को ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ा। नंबर 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट में देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस एंड सीबीआई इंक्वायरी एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या राज खुले हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर बताया है। दोस्तों, इस हादसे की शुरुआत होती है 8 अगस्त रात के 11 बजे जब विक्टिम, जो कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पूरी कर रही थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल का राउंड लेके अपने घर पर फोन करती है। एवरीथिंग वाज गुड टिल नाउ। उसके बाद रात के 2 बजे विक्टिम और उनके 4 कलीग्स हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में डिनर करते हुए ओलंपिक फाइनल में नीरज चोपड़ा का लाइव टेलीकास्ट भी देखते हैं। हॉस्पिटल का सेमिनार रूम बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में लोकेटेड है, जहां जाने के लिए एक कॉरिडोर से होकर गुजरना पड़ता है एंड इस कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, बट सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। डिनर के बाद विक्टिम के कलीग्स वापस काम पर चले जाते हैं, बट ये लड़की 36 घंटे की शिफ्ट के कारण थके होने की वजह से सेमिनार रूम में थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाती है। अब रात के 3 बजे एक इंटर्न यहाँ विजिट करता है एंड विक्टिम को एक पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है एंड ये वो आखिरी टाइम था जब इस लड़की को जिंदा देखा गया था। अगले दिन 9 अगस्त को सुबह 7:30 बजे इस पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की डेड बॉडी मिलती है। अब 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सेमिनार रूम में क्या हुआ किसी को नहीं पता था, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड 3D इमेजिंग दैट इज डन बाय सीबीआई आपको हैरान कर देगी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एज पर द पुलिस रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, बॉडी पर 10 से 12 इंजरी मार्क थे एंड बॉडी वाज हाफ नेकेड। इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ मर्डर एंड रेप दोनों हुआ है, बट 4 घंटे तक फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता और 10 अगस्त की मॉर्निंग के 11:15 पर लड़की के घर पर फोन किया जाता है एंड इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया। एंड जब फैमिली हॉस्पिटल पहुंचती है तो उनको बॉडी देखने के लिए भी 3 घंटे तक वेट कराया जाता है एंड जब फैमिली मेंबर बॉडी देखते हैं तो उसकी ऐसी हालत देखकर उनकी रूह कांप जाती है। इसके बाद लड़की के फादर मीडिया को बताते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका रेप एंड मर्डर हुआ है और इसके बाद हॉस्पिटल के आसपास प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड सुबह के 11:30 बजे एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी हॉस्पिटल विजिट करके सैंपल कलेक्ट करती है, जहां उनको कुछ हेयर्स, फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिलता है। अब इस ब्लूटूथ हेडफोन को याद रखना क्योंकि ये ही पुलिस को कातिल तक पहुंचाने वाला है। बट कमाल की बात तो यह है कि इन सब के बाद भी कोलकाता पुलिस के द्वारा मर्डर एंड रेप का नहीं बल्कि अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया जाता है। और जैसे ही पुलिस की ये लापरवाही मीडिया में आती है, देश भर के मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है, जहां कुछ चौंकाने वाला मिलता है। पुलिस को हाफ शर्ट एंड हाफ पैंट पहने हुए एक इंसान रात के 4 बजे हॉस्पिटल के उसी सेमिनार रूम से जुड़े कॉरिडोर में घूमता दिखता है, जो सेमिनार रूम में जाने का एकमात्र रास्ता था। और उस इंसान के नेक पर वो सेम ब्लूटूथ हेडफोन भी दिखाई देता है जो पुलिस को क्राइम सीन से मिला था। जिसके बाद पुलिस इस आदमी को ट्रैक करती है जिसका नाम था संजय रॉय। एंड जब संजय रॉय को ट्रैक किया जाता है तो वो पास ही के पुलिस क्वार्टर में सोता हुआ मिलता है एंड जब पुलिस उसे अरेस्ट करके उसके फोन का ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ हेडसेट से ऑटो कनेक्ट हो जाता है। बट आखिर संजय रॉय है कौन और इसके पास हॉस्पिटल के सेमिनार रूम का एक्सेस कैसे आया एंड आखिर उसका पुलिस डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है? दोस्तों, संजय एक सिविक वर्कर है जो वैसे तो पुलिस पर्सनल नहीं है, बट वो पुलिस के डे टू डे काम में 12,000 महीने की सैलरी पर पुलिस को हेल्प करता था। एंड एज पर द हॉस्पिटल स्टाफ, ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज अक्सर आता जाता रहता था क्योंकि संजय रॉय आरजी कार के प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी करीबी था। इतना ही नहीं, संजय रॉय की बहन भी कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है एंड इसी वजह से पहले भी कई बार पास्ट में भी एफआईआर होने पर संजय पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। उल्टा वो पुलिस के साथ ही एज ए सिविक वर्कर अपना
अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने एक ही दिन में आरोपी को अरेस्ट कर लिया तो पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट को इतने प्रोटेस्ट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आखिर कोलकाता हाई कोर्ट ने क्यों इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया? रीजन नंबर 1, बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बॉडी पर 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल इंजरी आइडेंटिफाई हुई हैं एंड इसके साथ ही लड़की की फैमिली मेंबर मीडिया को ये भी बताती हैं राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है और वो एक आदमी का काम नहीं हो सकता। एंड डॉक्टर राजा धार ऑफ सीके बिरला हॉस्पिटल ऑफ कैलकाटा इस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, So starting off from the forehead, injuries, blunt injuries, tears, bleeding from the eyes, from the nostrils, on the arms, evidence of the legs and the arms being gripped and the lady being held down. This form of brutality could not be actually done without the help of 2 or more people. बट इसके बाद भी पुलिस सिर्फ संजय रॉय पर केस बंद करना चाहती है। रीजन नंबर 2, इस इंसिडेंट के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कई सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, आखिर संजय के पास सेमिनार रूम का एक्सेस कैसे आया? नंबर 2, फैमिली को 4 घंटे बाद क्यों कॉल किया गया? नंबर 3, फैमिली को उसके बाद भी 3 घंटे तक वेट क्यों कराया गया? नंबर 4, फैमिली को मर्डर की जगह सुसाइड क्यों बताया गया? और इन सभी क्वेश्चन एंड बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए संदीप घोष रिजाइन कर देते हैं। बट ममता बनर्जी गवर्नमेंट उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट करके उनको कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देती है। बट ममता गवर्नमेंट को आखिर प्रिंसिपल से इतनी मोहब्बत क्यों है? दोस्तों, ये प्रिंसिपल कोई दूध का धुला नहीं है। देखिए आरजी कार के फॉर्मर सुपरिटेंडेंट अख्तर अली का क्या कहना है। बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कार में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते। तो क्या ये करप्शन का पैसा गवर्नमेंट तक जाता है? इसीलिए प्रिंसिपल को बचाने की पूरी कोशिश की गई। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। बहरहाल ये मैटर कोर्ट में जाता है जहां विक्टिम की फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मैटर को जल्दी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, नहीं तो सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। और 13 अगस्त को ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड 14 अगस्त को सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब सबको उम्मीद थी कि सीबीआई के हाथ सेमिनार रूम में मौजूद कुछ ऐसे सबूत जरूर लगेंगे जिससे इस इंसिडेंट में शामिल और आरोपियों का नाम सामने आएगा। बट यहाँ एक बड़ी घटना घटती है। सीनियर टीएमसी लीडर उदयन गुहा एक रैली करते हैं और बोलते हैं कि जो भी प्रोटेस्टर ममता बनर्जी को ब्लेम करेगा या उनका रेजिग्नेशन मांगेगा उसकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। जिसके बाद पुलिस की नाक के नीचे 7000 लोगों की ये भारी भीड़ हॉस्पिटल के पास इकट्ठी होती है एंड इससे पहले कि सीबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू करती, 13 अगस्त की रात ये भीड़ प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से मारपीट करती है और सेमिनार रूम के पास तोड़फोड़ करती है। मकसद साफ था, प्रोटेस्ट को तोड़ना और क्राइम सीन से सबूत मिटाना। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है बट एज पर द रिपोर्ट पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम पुलिस एक्शन लेने की जगह वहां से चली जाती है एंड व्हेन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर कॉल्ड पुलिस स्टेशन फॉर रिमूविंग द मॉब आउट ऑफ द हॉस्पिटल, पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि हमारे पास इसके ऑर्डर नहीं है। और ये सब मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, इन सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, सबूत मिटाने का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से सेमिनार रूम से लगे रूम में रिनोवेशन का काम भी शुरू हो जाता है। अब याद करिए कि विक्टिम की फैमिली ने कोर्ट को डे 1 पर एविडेंस मिटाने की बात पहले ही बोली थी। शायद उनको भी इस मैटर के पीछे किसी बड़ी ताकत के होने की खबर थी। दोस्तों, आरोपियों को बचाने एंड अपनी नाकामयाबी को सीबीआई से छिपाने के लिए सबूत मिटाने का ये खेल पहली बार नहीं खेला गया है। आपको 2008 का नोएडा का आरुषि तलवार मर्डर केस तो याद ही होगा। वहां भी असली कातिल का पता कभी नहीं चल पाया क्योंकि सीबीआई तक केस पहुंचने से पहले ही पुलिस के द्वारा सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अब अपने केस पर वापस आते हैं। एक तरफ ये सभी घटना घट रही थी और दूसरी तरफ इसके बाद कोलकाता में डेमोक्रेसी का सबसे गंदा खेल खेला जाता है क्योंकि जब आरोपी संजय रॉय की प्रिंसिपल संदीप घोष से नजदीकी, प्रिंसिपल की ममता बनर्जी गवर्नमेंट से नजदीकी, मर्डर को सुसाइड बताने की एंड सबूत मिटाने की कोशिश एंड ममता बनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर की पिटाई अब ममता बनर्जी पर डायरेक्ट क्वेश्चन खड़े कर रही थी। बट लापरवाही कर रही पुलिस को टाइट करने की जगह हेल्थ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल नौटंकी की सभी मर्यादा तोड़ते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर चली जाती हैं। और यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के हिसाब से स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो फिर ये प्रोटेस्ट का नाटक क्यों?
वेल, इन सभी लापरवाहियों की वजह से 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट पुलिस एंड ममता बनर्जी गवर्नमेंट के साथ साथ वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर भी तीखे सवाल उठाए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि लैक ऑफ सेफ्टी फॉर वुमेन इज डायरेक्टली स्टॉपिंग देम टू गो आउट फ्रॉम देयर हाउस एंड वर्क, दैट इज वायलेटिंग द राइट ऑफ इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 15 और आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड हेंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच सबके सामने आए और एक जागरूक जनता डर्टी पॉलिटिक्स से साइड होकर गवर्नमेंट को फीमेल सेफ्टी इंश्योर करने के लिए प्रेशराइज कर सके। वैसे सीबीआई इंक्वायरी का रिजल्ट आते ही वंडर वाई पर सेकंड वीडियो भी जरूर आएगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए वंडर वाई को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।